गांव की पुश्तैनी हवेली में दबी आवाजें। बाहर पेड़ों के पत्ते भी जैसे थक कर थम गए हों। हर ओर एक भारी बोझल सी खामोशी फैली हुई थी। नई नवेली बहू नंदिनी पहली बार अपने पति अंशुल के साथ गांव की पुश्तैनी हवेली में आई थी। शादी की रस्मों से थकी हुई नंदिनी जैसे ही बिस्तर पर लेटी, उसकी आंखें पल भर में बंद हो गई। लेकिन रात के करीब 2 बजे उसकी नींद अचानक एक धीमी सिसकियों की आवाज से टूट गई। कमरे में एक अजीब सी ठंडक भर गई और फिर धीमी धीमी सिसकियों की आवाज, जैसे कोई औरत बहुत देर से रो रही हो, लेकिन रोना जैसे अब आह में बदल गया हो। ये आवाज कैसी है? कोई रो रहा है क्या? वो घबरा जाती है, कमरे की खिड़की से बाहर झांकती है। अंधेरे में कुछ नजर नहीं आता। अचानक सिसकी फिर पास आती है। उसने बेड के कोने में लेटे अंशुल को हिलाया। अंशुल, सुनो, कोई रो रहा है बाहर। सुनो ना। गांव में कुत्ते रोते हैं। तुम खामोखा परेशान हो रही हो। सोने दो और तुम भी सो जाओ। वो करवट लेकर दोबारा गहरी नींद में चला गया। नंदिनी अब भी सतर्क थी। उसकी नींद अब पूरी तरह उड़ चुकी थी। उस सिसकी ने जैसे उसे भीतर तक हिला दिया और नंदिनी के कान अब भी उसी आवाज पे टिके थे। ये कोई जानवर नहीं था, ये इंसान था। औरत थी, कोई रो रही थी। क्यों? उसे पक्का यकीन था कि ये किसी कुत्ते या जानवर के रोने की आवाज नहीं है, बल्कि किसी इंसान की सिसकियां हैं, और वो भी किसी औरत की। लेकिन इतनी रात को कौन रो रहा है और क्यों? इसी तरह के सवाल उसके दिमाग में गूंज रहे थे। डरते डरते वो धीरे से बिस्तर से उठी। पाँव में चप्पल डाले बिना नंगे पाँव लकड़ी के फर्श पर धीरे से चली। धीरे से खिड़की का पर्दा हटाया। लकड़ी की फर्श चर चर की धीमी आवाज करती है। बाहर सन्नाटा पसरा हुआ था। हल्की चांदनी फैली हुई थी। हवेली का पिछला हिस्सा साफ नजर आ रहा था। जंग लगे लोहे के गेट, पुराने नीम के पेड़ और वो टूटा सा झूला जो हर बार हवा चलने पर चींची करता था। पर वहां कोई नहीं था। लेकिन अभी तो यहीं से आवाज आ रही थी। अब कहाँ गई? वो पल भर वहीं खड़ी रही, जैसे चांदनी में कुछ ढूंढ रही हो। उसकी आंखें पेड़ की परछाई, झूले की चेन और पुराने कुएं की ओर घूमती रही, लेकिन सब कुछ शांत था। और अब तो आवाज आनी भी बंद हो गई थी। ये सब चीजें नंदिनी को बहुत अजीब लगी। उसकी छठी इंद्री अब भी कह रही थी कि वहां कोई है जरूर, लेकिन कौन? ये सवाल अब भी उसे परेशान कर रहा था। वहां खड़े अब उसे डर का एहसास होने लगा था। इसीलिए वो जल्दी से पर्दा गिरा के बिस्तर पर लौट आई और चादर सिर तक खींचकर सो गई। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर नंदिनी ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और सास सरला देवी से उस आवाज के बारे में पूछ ही लिया। माँ जी, अब कल रात हवेली के पीछे से किसी औरत के रोने की आवाज आ रही थी। आपको पता है कौन रो रही थी? अरे बहू, वहम है तुम्हारा। मैंने तो सुना ही नहीं। इतनी बड़ी हवेली है, पुरानी दीवारें हैं, हवा चलती है तो दीवार और दरवाजों से टकरा कर अजीब अजीब सी आवाजें आती रहती हैं। पर माँ जी, ये आवाज हवाओं की नहीं थी। वो किसी औरत के रोने की आवाज थी। बहुत दर्द भरी थी, जैसे कोई बहुत पीड़ा में हो। तुम ज्यादा सोच रही हो नंदिनी। ये हवाओं की ही आवाजें हैं। तुम कुछ दिन रहोगी तो तुम्हें खुद समझ आ जाएगा। नंदिनी ने महसूस किया कि माँ जी बात को टाल रही है, इसीलिए उसने आगे कुछ और कहना सही नहीं समझा। अगली रात हवेली के पीछे से फिर वैसी सिसकियां गूंज रही थी, जैसे कल रात नंदिनी ने सुनी थी। कभी ये सिसकियां बहुत धीमी हो जाती, तो कभी अचानक से तेज। अब किसी से बताने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि किसी को मेरे बात पर भरोसा ही नहीं है। अगर इस पहेली को सुलझाना है, तो मुझे खुद ही जाकर देखना होगा। उसने चुपचाप टॉर्च ऑन की, चादर ओढ़े अंशुल को एक बार देखा और दरवाजा खोलकर धीरे धीरे हवेली के पीछे की ओर बढ़ने लगी। क्या मैं सही कर रही हूँ?
अंशुल को बताकर आना चाहिए था शायद। लेकिन नहीं, अगर ये कोई है जिसे सच में मदद की जरूरत है तो। वो आगे बढ़ती है। हवेली के पीछे झाड़ियों और टूटी दीवारों के बीच उसे एक धुंधली सी सीढ़ियां नजर आई जो नीचे तहखाने की ओर जा रही थी। जैसे ही उसने पहला कदम नीचे रखा, टॉर्च की रोशनी झपकी और तभी किसी की बेहद धीमी टूटी आवाज गूंज आई, बचाओ। ये सुनते ही नंदिनी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, पर उसने हिम्मत की, खुद को संभाला और अंदर जाने लगी। कौन है? कौन है वहां नीचे? नंदिनी ने देखा कि तहखाने का दरवाजा आधा खुला था। उसने टॉर्च से अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन अंदर का अंधेरा जैसे रोशनी को ही निकल रहा था। उसे और अंदर जाने में डर लगने लगा, इसीलिए वो वापस लौट आई। लेकिन अगली सुबह वो गांव की एक बुजुर्ग महिला बादामी काकी से मिलने गई, जो हवेली के पास ही रहती थी। काकी, मुझे हर रात इस हवेली के पीछे से किसी के रोने की आवाज आती है। क्या आप बता सकती हैं कि वो किसकी आवाज है? अरे बिटिया, तुम्हें इस हवेली की कहानी नहीं बताई किसी ने? नहीं काकी, कोई कुछ नहीं बताता। सालों पहले इस हवेली में तुम्हारे ससुर के चाचा की पत्नी रहती थी। रत्ना नाम था उसका। बहुत सुंदर, पढ़ी लिखी, शहर से आई थी। लेकिन हवेली के लोग उसे पसंद नहीं करते थे। वो कुछ अलग थी, बोलती थी तो सीधी बात करती थी, औरतों के हक में आवाज उठाती। शायद इसी वजह से कई लोगों की आंखों में खटकने लगी। फिर क्या हुआ उनके साथ? एक दिन वो अचानक गायब हो गई। पूरे गांव में अफवाह फैल गया कि किसी के साथ भाग गई, पर कुछ लोग कहते थे कि वो भागने वालों में से नहीं थी। कभी कभी रात को हवेली के पीछे से किसी के रोने की आवाज आती है। लोगों का कहना था कि वो रत्ना की आवाज थी, जो तहखाने में बंद थी। तहखाने में? हाँ बिटिया, पर हवेली की इज्जत के नाम पर पूरा मामला दबा दिया गया। कभी किसी ने तलाशी नहीं ली। सबने वही मान लिया कि रत्ना भाग गई है। नंदिनी ये सब सुनकर काफी हैरान हुई। बादामी काकी से सारी कहानी सुनने के बाद उस रात नंदिनी का मन बहुत उदास था। लाख कोशिशों के बाद भी नींद उससे कोसों दूर थी। तभी उसे फिर से किसी की रोने की आवाज सुनाई दी। इतनी भयानक रोने की आवाज सुनकर नंदिनी का रूह तक कांप गया। लेकिन फिर उसने सोचा कि आज वो तहखाने की तलाशी लेकर ही रहेगी। वो धीरे से उठी और तहखाने की ओर बढ़ने लगी। नीचे उतरने के बाद उसने इधर उधर देखा। पूरा तहखाना खाली था और हर जगह मकड़ी के जाले लटके हुए थे। तभी नंदिनी की नजर एक कोने पर पड़ी, जहां की जमीन थोड़ी सी उखड़ी हुई थी, जैसे किसी ने वहां कुछ छिपा रखा हो। ये क्या है? नंदिनी ने कांपते हाथों से जमीन की मिट्टी हटानी शुरू की। मिट्टी कुछ गीली सी थी, मानो बरसों से धूप ही ना देखी हो। कुछ ही देर में उसकी उंगलियों को कुछ ठोस महसूस हुआ। उसने जल्दी जल्दी वहां की मिट्टी हटाना शुरू किया, जिसके बाद नीचे से एक पुरानी चूड़ी और एक टूटा हुआ पायल निकला। ये देख नंदिनी हैरान रह गई। इतनी खूबसूरत चूड़ियां और ये पायल, ये तो जरूर रत्ना जी के होंगे, पर यह कैसे? उसके मन में एक के बाद एक सवाल उठने लगे। वो खुद को जवाब देने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी अचानक धड़ाम, किसी भारी चीज के गिरने की तेज आवाज पीछे से आई। डर के मारे नंदिनी के हाथ से टॉर्च गिर गया। कौन है वहां? कौन है? इतने में उसे महसूस हुआ कि किसी ने पीछे से उसे हल्के से छुआ हो। छुअन बहुत ही अजनबी और ठंडी थी। ये एहसास होते ही नंदिनी की चीख गूंज उठी और फिर सब अंधेरा। नंदिनी बेहोश हो चुकी थी, लेकिन जब उसे होश आया तो वो अपने कमरे में लेटी थी। सामने अंशुल और सरला देवी बैठे थे। मैं यहाँ कैसे? मैं तो तहखाने में थी। हम ही तुम्हें वहां से ले आए, लेकिन वहां जाना सख्ती से मना है।
तुम वहां क्यों गई थी? नंदिनी, तुमने वहां अकेले जाने की सोची भी कैसे? तुम्हें कुछ हो जाता तो? मैंने वहां किसी के रोने की आवाज सुनी थी। आपसे पूछा तो आप लोगों ने कुछ नहीं बताया। बाद में पता चला कि ये आवाज इस घर की बहू रत्ना जी की है, जिसे सालों पहले वहां कैद कर दिया गया था। ये सुनते ही सरला देवी सन्न रह गई। जब तुम्हें पता चल ही गया है तो अब सच छिपाने का कोई फायदा नहीं। हमने बहुत कोशिश की उस हिस्से को बंद करने की, पर कुछ आवाजें कभी नहीं मिटती। रत्ना जी को कभी इंसाफ नहीं मिला, इसीलिए उनकी चीखें आज भी हवेली में गूंजती हैं। माँ जी, क्या हुआ था रत्ना जी के साथ? वो सिर्फ सुंदर नहीं थी, समझदार थी। आवाज उठाती थी, सवाल करती थी। उन्हें ये हवेली रास नहीं आई, और इस हवेली को वो सबने मिलकर उन्हें तहखाने में कैद कर दिया, और वहीं उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। माँ जी, अब रत्ना जी को इंसाफ मिलना चाहिए, तभी उनकी सिसकियां रुक सकेंगी। ये कह के नंदिनी उठी और कमरे से बाहर चली गई। कुछ दिनों बाद तहखाने की खुदाई शुरू हुई। मिट्टी के नीचे से एक कंकाल निकला, साथ में कुछ पुराने गहने और एक फटी हुई लाल साड़ी। सबूतों से पुष्टि हुई कि वो सारी चीजें रत्ना की ही थी। पुलिस केस दोबारा खोला गया। अफसोस की बात ये थी कि जो मुजरिम थे वो अब इस दुनिया में नहीं थे, पर नंदिनी ने हार नहीं मानी। उसने रत्ना की अस्थियों का अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान से करवाया, जिसमें पूरा गांव शामिल हुआ, और तब से हवेली की वो आवाजें कभी नहीं सुनी गई। शायद रत्ना को तहखाने की कैद से मुक्ति मिल गई थी,